नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 20 सितंबर और 20 सितंबर को आपका एसएससी सिविल का कोई भी एग्जाम नहीं था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन से प्रश्नों को देखेंगे जो कि पिछले दिनों एनालिसिस के दौरान आपके छूट गए थे। साथ में हम लोग कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। बाकी सभी शिफ्टों का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर भी दिया जा चुका है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, वह है कि खुदाई खिदमतगर संगठन की स्थापना है जो कि किसने किया था। ठीक है, तो खुदाई खिदमतगर संगठन की स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। इसके अलावा खुदाई खिदमतगर भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था। यह पख्तूनों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। इसे लाल सत्य भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आंदोलन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। 10,000 से अधिक सदस्यों की भर्ती की गई थी और ये आंदोलन जो है आपका 1929 में किया गया था। बाकी खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में बात करते हैं तो आपके स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। इन्हें लोकप्रिय रूप से सीमांत गांधी के रूप में भी जाना जाता है और 1987 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था और ये भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट एक ऐसा चीज़ है जो कि जो लोग लगा के जाते हैं वह लोग इसका बेनिफिट जानते हैं, जो लोग नहीं लगा के जाते हैं वो लोग भली बात ही जानते होंगे कि एग्जाम में जो प्रेशर होता है वो आपका हैंडल नहीं हो पाता होगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट लगाने का जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी तक के मार्केट में वो है आपका टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है उम्मीद की किरण सेल के नाम से। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करते हैं तो ये आपको मात्र 608 रुपये में है जो कि मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 13% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलता है। अगर आप सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आप इनसे अपना फुल रिफंड भी ले पाते हैं। टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका SSC का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो या स्टेट लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, उन सभी एग्जामों का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलता है। लगभग 850 एग्जामों का मॉक टेस्ट, 80,000 प्लस टेस्ट मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको 17,000 प्लस PYP भी मिलते हैं, यानी कि प्रीवियस पेपर का भी आप लोग मॉक लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मात्र एक ही पास में मिलता है। जैसा कि अभी आपका SSC CGL टियर 1 का एग्जाम चल रहा है, फिर आपका टियर 2 का एग्जाम होगा, वहाँ भी आप लोग को मॉक टेस्ट जरूरी होगा, तो उसका भी मॉक टेस्ट यहाँ पर अपडेट किया जा चुका है। टोटल आपको 997 लगभग 1,000 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है SSC CGL का, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कॉमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वो पूछा गया कि मुलायम सिंह यादव किस राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछा गया हो कि मुलायम सिंह यादव का जो संबंध है वो किस राज्य से है, या मुलायम सिंह यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश होगा। मुलायम सिंह यादव के बारे में बात करते हैं तो यह समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेताजी के रूप में ये मशहूर हैं। ये पहली बार 1967 में विधायक बने थे और उनका लंबे बीमारी के बाद 2022 में निधन हो गया था। इसके अलावा 2023 में मरणोपरांत भारत सरकार के द्वारा जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मेंडलेव की आवर्त सारणी के अनुसार इक्का एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना था जिसे बाद में गैलियम ने प्रतिस्थापित कर दिया। तो इसका राइट आंसर आपका 68 होगा। मेंडलेव की आवर्त सारणी की बात करते हैं तो मेंडलेव ने 1869 में आवर्त सारणी प्रकाशित किया, लेकिन उस समय तक सभी तत्वों की खोज नहीं हुई थी। इसके अलावा इसलिए उन्होंने एल्युमिनियम और सिलिकॉन के तहत कुछ स्थान आपका छोड़ दिए थे और उन्होंने परमाणु द्रव्यमान और तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के बीच के संबंधों की है जो कि जांच किया था। आवर्त सारणी तैयार करते समय कुछ ऐसे उदाहरण थे जहां उन्होंने थोड़े कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले थोड़े अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को रखना पड़ा, क्योंकि वो समान रासायनिक गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखना चाहते थे। इसके अलावा आवर्त सारणी का नियम कहता है तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ था। इसके अलावा जब आपका ये मेंडलीव जो आवर्त सारणी का खोज किया था उस समय केवल 63 तत्वों का है जो कि खोज हुआ था। इसके अलावा मेंडलीव ने साहसपूर्वक इस कुछ ऐसे तत्वों को अस्तित्व की भविष्यवाणी की जो उस समय आपका खोजे भी नहीं गए थे। उन्होंने इक्का बोरोन, इक्का एल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन नाम दिया। इसके अलावा क्योंकि उनके गुण बोरोन, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के समान थे। ठीक है, इसके अलावा बाद में इन नामों को निम्नानुसार बदला गया। जैसे इक्का बोरोन का नाम बदला गया आपका स्कैंडियम से, इक्का एल्युमिनियम का नाम जो बदला गया वो बदला गया गैलियम से, इक्का सिलिकॉन का जो नाम बदला गया वो बदला गया आपका जर्मेनियम से। ठीक है, इसके अलावा ये देखा गया कि इक्का बोरोन, स्कैंडियम, इक्का एल्युमिनियम, गैलियम और इक्का सिलिकॉन जर्मेनियम का अनुमानित भार 44, 68 और 72 है, यानी कि बोरोन का 44, इक्का एल्युमिनियम का 68 और इक्का सिलिकॉन का 72 है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। साथ में मेंडलीव का दिया गया नाम, आधुनिक नाम की बात करते हैं तो इक्का एल्युमिनियम, गैलियम, इक्का बोरोन, स्कैंडियम, इक्का सिलिकॉन जर्मेनियम, इक्का मैग्नीज टेक्टेनियम,
त्रिमैग्नीज रेडियम। इसके अलावा ड्यूटेल्यूरियम पोलोनियम, ड्यूसीजियम आपका फ्रांसियम, एकाटेटलम प्रोक्टेटियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी का डेफिनेशन। ठीक है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान की और शाखा है जिसमें मानव विज्ञान, जनसंख्या समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और जीवमंडल शामिल है। पारिस्थितिकी जीवों, पर्यावरण और जीवों को एक दूसरे उनके पर्यावरण के साथ कैसे बातचीत करते हैं इसका अध्ययन है। इसका अध्ययन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है जैसे जीव, जनसंख्या समुदाय, जीवमंडल और पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया लूनी नदी। ठीक है। लूनी नदी की बात करते हैं तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये प्रश्न पूछा गया, या लूनी नदी कहाँ किस राज्य में बहता है ये पूछा गया। तो पहले तो उसका जो उद्गम स्थल है नाग पहाड़ है। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ या नागा पहाड़ियों से होता है। लूनी अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी में उत्पन्न होती है और थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों से गुजरती है। यह गुजरात में कच्छ के रण की दलदली भूमि में समाप्त होती है। लूनी नदी अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजस्थान और गुजरात के बनासकांठा और पाटन जिले के सिरोही जिले से होकर गुजरता है। इसके अलावा सुकड़ी, मिश्री नदी, बांदी, खारी, जबाई, गुहिया, सागी लूनी नदी की बाएं तट की सहायक नदी है। दाहिने तट की सहायक नदी जोजरी लूनी नदी की है। इसके अलावा जसवंत सागर बांध 1892 में महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा बनाया गया था इसी नदी पर, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि शतरंज में केवल एक पंक्ति या रो में चलने वाला मोहर कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन के अनुसार जो राइट आंसर था वो था आपका हाथी। शतरंज में केवल एक पंक्ति या रो में चलने वाले मोहरे की बात करते हैं। पहला है आपका हाथी। ये केवल सीधी पंक्ति, रो और स्तंभों में चलता है। प्यादा ये केवल आगे की दिशा में एक पंक्ति रो में चलता है लेकिन ये 1 कदम चलता है। पहली चाल में 2 कदम चल सकता है। इसके अलावा राजा हो गया, रानी हो गया, ऊँट हो गया, ये एक पंक्ति में नहीं चलता और विभिन्न दिशाओं में चल सकता है। अगला है क्यों दीदा कहाँ की शासिका थी। तो राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर होगा। दीदा कश्मीर की एक शासिका थी जो सन 924 ईसा पूर्व में हुआ था। रानी दीदा एक हिंदू खानदान से ताल्लुकात रखती। इनके पिता का नाम था सिंहराज जो लोहार वंश का राजा था। इसके अलावा प्राचीन संस्कृत कवि कल्हण ने कश्मीर के इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिला शासक दीदा का उल्लेख किया है। कहा जाता है कि दीदा के पति शारीरिक रूप से कमजोर थे जिसकी वजह से सत्ता का काम दीदा संभाल रही थी। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी का सजा के बाद अंडमान की सिल्वर जेल कब ले जाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जून 1911। जून 1911 में विनायक दामोदर सावरकर काला पानी की सजा के बाद अंडमान की सिल्वर जेल में ले जाया गया। वहाँ सावरकर को एक कुर्ता, पतलून, सफ़ेद टोपी दी गई। उन्हें कैदियों वाला बिल्लिया नंबर जो मिला जो कि 32778 था। सावरकर को अन्य कैदियों से इतर अकेली अंडाकार कोठरी में रखा गया जो उस कोठरी के एक कोने में फांसी देने का स्थान भी था। नेक्स्ट आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण पूछा गया था। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका इस तरह के कोशिका में केंद्रक सुसंगठित नहीं होती तथा केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होती है। इसमें कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होती है। ठीक है। इसके अलावा उदाहरण की बात करेंगे तो बैक्टीरिया वही जीवाणु नीला हरा सवाल ऐसी कोशिका है, इसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें झिल्ली एक सुसंगठित केंद्रक पाया जाता तथा इसके कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध होता है। जैसा प्याज की झिल्ली एवं गाल कपोल में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। ऐसी कोशिका वाले जीवों को यूकैरियोटिक्स कहते हैं। अगला है कि प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सितार वादक हैं। तो इसका राइट आंसर पंडित रविशंकर था। तो 1999 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। इसको भी याद रखिएगा। जन्म 7 अप्रैल 1920 को होता है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न से ग्रैमी पुरस्कार भी इनको मिला चुका है। ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। अगला है गंधर्व महाविद्यालय। इसके अलावा तो इसका जो राइट आंसर होगा दिल्ली होगा। गंधर्व महाविद्यालय भारत की एक प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान है। ये दिल्ली में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। राइट आंसर स्वर्ण सिंह समिति। हमने बहुत बार चर्चा किया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था।
अगले शिफ्ट में पक्का आपको देखने को मिलेगा। साथ में 11 मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51A के अंतर्गत, तो इसको भी याद रखना है, यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था। अगला है एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द का इस्तेमाल कभी कभी निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता? राइट आंसर होगा क्रिकेट। और एग्रीकल्चर शॉट एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल अक्सर क्रिकेट में बल्लेबाज के द्वारा खेले जाने पर खराब शॉट को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। ये आमतौर पर एक ऐसा शॉट होता है जिसे इस तरह के में खेला जाता है कि रन बनाने के अवसर का पूरा फायदा न उठाया जा सके, और इसे अक्सर जोखिम भरा शॉट माना जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर बल्लेबाज के द्वारा खराब तरीकों से खेले जाने वाले शॉट का वर्णन करने के लिए अपमानजनक तरीके से किया जाता है। अगला है उषा बारले को हाल ही में कौन सा सम्मान दिया गया था? तो उषा बारले की बात करेंगे तो इनको 2023 में हाल ही में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। ये छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक प्रदर्शनकारी लोक कला रूप की भारतीय पंडवानी लोक गायिका है। तो पंडवानी को भी याद रखना है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। वो कपालिक शैली में अपने प्रदर्शन के लिए जानी जाती है, और 2023 में उन्हें पंडवानी गायन में उनके योगदान के लिए भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला है त्यौहार मी डे मी फी किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर असम होगा। असम का जो अहोम समुदाय है, ताई अहोम समुदाय के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार निजी तौर पर उनके किचन में परिवारों के द्वारा सार्वजनिक रूप से असम के चराईदेव में समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अहोम वंश के राजा का दफन स्थल है, इसको भी याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं याद करना है। याद रखिएगा मी का अर्थ भेंट करना, डेम का अर्थ पूर्वजों, और भी का अर्थ होता है भगवान, ठीक है, बाकी नहीं याद रखना है। यह हर साल 31 जनवरी को मनाया जाता है, राजकीय छुट्टी के रूप में इसे घोषित किया गया है। अगला है विदर्भ और महाराष्ट्र में किस वंश ने शासन किया? 4 ऑप्शन था, भोकातक, मौखरी, चालुक्य, पल्लव, ठीक है। तो विदर्भ और महाराष्ट्र में से तो कई वंशों ने शासन किया, लेकिन आपके द्वारा जो ऑप्शन दिए गए थे मुझे, उसमें चालुक्य वंश इस क्षेत्र पर शासन किया है। चालुक्य वंश ने 6 से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण और मध्य भारत के बहिष्यों पर शासन किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो संविधान का भाग 11 से देखने को मिला था। क्वेश्चन का लैंग्वेज हो सकता है थोड़ा सा अलग पूछा गया हो, लेकिन आपका जो प्रश्न का जो स्वरूप था वो यही था कि भाग 11 किससे संबंधित है। यह आपका अनुच्छेद दिया गया था और पूछा गया था कि ये अनुच्छेद आपका कौन से भाग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका भाग 11 हो सकता है। इसके अलावा जो भाग 11 है संघ और राज्यों के बीच संबंधों से आपका क्या है, संबंधित है। इसके अलावा संविधान केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के 3 गुना वितरण का प्रावधान करता है। ये आपका सूची 1 है संघ सूची, सूची 2 है राज्य, और सूची 3 है आपका समवर्ती सूची। वर्तमान बात करते हैं तो संघ सूची में 100 विषय है, मूल रूप से 97 था, राज्य सूची में 61 है, मूल रूप से 66 था, और समवर्ती सूची में आपका 52 है, मूल रूप से आपका 47 था। कल हमने आपको टेलीग्राम पर एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया था आर्टिकल से संबंधित, उस पीडीएफ में भी आपको भाग, अनुच्छेद और अनुसूचिया के बारे में सारा विवरण दिया था, और साथ में आपको एमसीक्यू प्रश्न भी दिए थे जो आपके पीवाईक्यू में आ चुके हैं। इसके अलावा अभी भी हम लोग देख लेते हैं कौन सा भाग, कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो भाग 1 आपका अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 आपका 5 से 11 नागरिकता से, भाग 3 12 से 35 मौलिक अधिकार से, भाग 4 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, भाग 4A 51A से मौलिक कर्तव्य से, भाग 5 52 से 151 संघ से, भाग 6 152 से 237 आपका राज्य से, भाग 7 238 अनुच्छेद भारतीय संघ में भाग बी राज्य से संबंधित है, भाग 7 आपका 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेश से, भाग 9 243 से 243 ओ पंचायत से। इसके अलावा भाग 9A 243P से 243ZG नगर पालिका से, भाग 9B 243ZS से 243ZT तक सहकारी समिति से, भाग 10 244 से 244 से अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से, भाग 11 245 से 263 संघ और राज्यों के बीच संबंध से, भाग 12 264 से 301 वित्त संपत्ति अनुबंध सूत्र से, भाग 13 301 से 307 अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य से, भाग 14 308 से 323 तक संघ राज्यों के अधीन सेवाएं से, भाग 14A 223A से 323B न्यायाधिकरण से, भाग 15 324 से लेकर 329A चुनाव से, भाग 16 330 से 342 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से है। इसके अलावा भाग 7 343 से लेकर 351 भाषा से, भाग 18 352 से 360 आपातकालीन प्रावधान से, भाग 19 361 337 विविध से, भाग 20 संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368 से, भाग 21 369 से 392 अस्थायी संक्रमणकाली और विशेष प्रावधान से, भाग 22 343 से 395 और संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ होने की तिथि आदि से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे तो बिच्छू आपका आर्थ्रोपोडा का उदाहरण नहीं है, बाकी कौन कौन है आपके ऑप्शन में क्या आया था आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है,
और इसे पहली बार श्रीबोल्ड ने 1845 में जो कि बनाया था। पृथ्वी पर सभी नामित प्रजातियों में से लगभग 2/3 संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही आता है। आर्थ्रोपोडा का जो शरीर होता है एक चिटनिस एक्सोस्केलेटन यानी कि कठोर आवरण जो कुछ जानवरों के कोमल ऊतकों का समर्थन सुरक्षा करता है से ढका होता है। ठीक है, इसके अलावा आर्थ्रोपोडा संघ में संयुक्त उपांग होते हैं। आर्थ्रोपोडा के श्वसन अंग गलफेरे, पुस्ते फेफड़े या श्वासनली प्रणाली होती है। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा में परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन मेल्पिगियन नलिकाओं के माध्यम से होता है। इसको उदाहरण की बात करते हैं तो कॉकरोच हो गया, झींगा हो गया, केकड़ा हो गया, बिच्छू हो गया। इसके अलावा कन खजूरा हो गया, सेंटीपेड हो गया, घरेलू मक्खी, किलनी, माइट्स इसके उदाहरण है। इसके अलावा यहाँ फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं कौन कौन सा आपका इसका उदाहरण है, जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, मॉथ हो गया, वॉकिंग स्टिक हो गया, ग्रास शॉपर हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया। ये सभी आपका आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हुआ है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि है जो कि त्याग दिया था किस आंदोलन के बाद? तो इसका राइट आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो कि त्याग दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो ये आपका सन 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो कि आपका हुआ था, जिसमें आपका 389 लोग जो कि निर्दोष है जो कि मारे गए थे। ये जो आंदोलन है आपका 13 अप्रैल 1929 को होता है। ये घटना ने रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि पहले भारतीय एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता है साहित्य के क्षेत्र में 1913 में ने नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, को इस हद तक झकझोर दिया जो कि अपने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। कहा कि ऐसे सामूहिक हत्यारे किसी को भी खिताब देने के लायक नहीं है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने भी आपका केसरे हिंद की उपाधि है जो कि त्यागा था इसी आंदोलन के बाद, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हालांकि आपको ऑप्शन में आया था कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल आपका 75 इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछे दे जाए कि नियुक्ति कौन करता है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री पद संभालते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण होता है जो कि वास्तविक कार्यपालिका है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र के कार्यकारी प्राधिकारी होते हैं जो कि विधित कार्यकारी है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदन में से किसी एक का सदस्य हो सकता है, चाहे राज्यसभा का हो चाहे आपका लोकसभा का हो। प्रधानमंत्री का जो वेतन भत्ता होता है वो आपका संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि इनमें से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया था जिसमें से एक ऑप्शन था यातायात नियमों का पालन करना। ये आपका एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो भाग 4 में अनुच्छेद 51 में नागरिक के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। टोटल आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं और जिसमें से 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। एक जो मौलिक कर्तव्य आपका 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, सरदार सोहन सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। सरदार सोहन सिंह समिति है जो कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव जो कि इन्होंने दिया था। ये जो मौलिक कर्तव्य आपका यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है जो कि अब रूस बन गया है, तो उसको याद रखना है। 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो पहला है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करना। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना। देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवाएं प्रदान करना। भाषाई और क्षेत्रीय सांप्रदायिक विविधता के बीच समरसता और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना। मूल्य और हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करें। वनों, जिलों, नदियों और वन जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और संवर्धन करें और प्राणी मात्र के लिए प्रति दया भाव रखें। अगला है वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावादी और जांच और सुधार की भावना को विकसित करना। फिर है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, हिंसा को रोकें। अगला है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि को ऊंचाई छू लें। और 11वां जो है वह है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि चतुर्थ जो बौद्ध संस्कृति है उसका आयोजन कश्मीर में किया गया था, लेकिन किसके नेतृत्व में किया गया था, किसके शासनकाल में किया गया? तो राइट आंसर आपका कनिष्क होगा। ये जो कनिष्क है आपका कुषाण राजा था, इसी के संरक्षण में कुंडलवन श्रीनगर में या उसके निकट माना जाता है कि कश्मीर में 72 ईस्वी में आयोजित किया गया था चतुर्थ बौद्ध संस्कृति। और इसके जो अध्यक्ष थे आपके वसुमित्र थे, उसको भी याद रखिएगा। उनके प्रतिनिधि के रूप में अश्वघोष शामिल हुए थे। ठीक है, बौद्ध परिषद की बात करते हैं तो टोटल 4 बौद्ध परिषद हुआ। पहला जो बौद्ध परिषद है आपका 483 ईसा पूर्व में, इसका जो संरक्षक था अजातशत्रु था जो कि हरिवंश का राजा था। अध्यक्ष की बात करेंगे तो महाकश्यप या उपाली था। स्थान की बात करेंगे तो राजगिरी यानी कि राजगिरी में हुआ था। ठीक है, इसमें बात करते हैं तो विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन किया गया था। दूसरी बौद्ध संस्कृति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में शिशुनाग वंश का ये था। सावाकामी इसके अध्यक्ष हैं और वैशाली में हुआ था। थिरावुद्दीन और महासंगिका में संघ का विभाजन किया गया था। तीसरी परिषद की बात करते हैं तो 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्रस इसका
अध्यक्ष था और पाटलिपुत्र में हुआ था। अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। चौथी जो हुआ था आपका पहली शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में, वसुमित्र इसके अध्यक्ष से कश्मीर में हुआ था। 2 संप्रदायों में विभाजन हुआ था, हीनयान और महायान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, जिसका राइट आंसर था आपका राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति के पद के बाद भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति भी होता है। वर्तमान में आपके जगदीप धनखड़ हैं, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओडिशा नृतंगना नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, चाहे आपका लक्ष्मी सहगल ऑप्शन दिया गया था जो कि आपका ओडिशा का नृतंगना नहीं है। बाकी ओडिशा के नृतंगना कौन कौन से हैं, तो जिसमें आपका केलुचरण महापात्र हैं, संयुक्ता पाणिग्राही है, सोनल मानसिंह है, प्रतिमा बेदी है, रजना गौहर है। इन सभी का संबंध आपका ओडिशा शास्त्रीय संगीत से है, नृत्य से है। बाकी आपका जो दिया गया तो ऑप्शन में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र में वर्धा नदी उसकी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। वर्धा नदी किसकी सहायक नदी है पूछा गया था। राइट आंसर आपका गोदावरी था। वर्धा और पूर्णा 2 नदियां हैं जो कि गोदावरी की सहायक नदी हैं। वर्धा नदी जो है कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई के पास सतपुरा श्रेणी में 777 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। उदम से यह मध्य प्रदेश में 32 किलोमीटर बहती है, महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। 528 किलोमीटर की यात्रा के बाद ये चंद्रपुर जिले के सिवनी में बैनगंगा में मिलती है, इसको भी याद रखिएगा। पूर्णा नदी जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता पर्वतमाला के भीतर से निकलता है। गोदावरी की बात करते हैं तो 1465 किलोमीटर की लंबाई है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पहली आपकी गंगा है। ये जो नदी है महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के भीतर त्र्यंबक के करीब से निकलता है। यह पूर्व में दक्कन के पठार में बंगाल की खाड़ी पर बहती है। इसी तरह नदी को दक्षिण गंगा और गौतमी के रूप में स्वीकार किया जाता है। और मंजरा, इंद्रावती नदियाँ उनकी सहायक नदी है। त्र्यंबकेश्वर नासिक प्राथमिक तीर्थस्थल है जहाँ 4 सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन लगता है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है कि नवरात्र में किस देवी की पूजा की जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका माँ दुर्गा होगा। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 रूपों को 9 दुर्गा कहा जाता है, जैसे कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री हैं। ठीक है, अगला विजेंद्र सिंह से संबंधित आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। एग्जैक्ट ये आपका क्वेश्चन तो नहीं था, फिर भी हम लोग विजेंद्र सिंह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इनका संबंध किससे है, तो बॉक्सिंग से है। इसके अलावा विजेंद्र सिंह बेनीवल इनका पूरा नाम है और एक भारतीय पेशेवर मुक्केबाज हैं। मौजूदा WBO एशियाई पैसिफिक सुपर मिडलवेट चैंपियन और हरियाणा के भिवानी जिले के कालुआस से WBO ओरिएंटल सुपर मिडलवेट चैंपियन है। ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज भी हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में एफ्रो एशियाई खेलों में भी पदक है जो कि इन्होंने जीता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आज आपातकाल से संबंधित 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 20 और 21 होना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत जब सरकार आपातकाल की घोषणा करती है तो मौलिक अधिकार का प्रवर्तन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी निलंबित हो जाते हैं ऑटोमेटिक। अनुच्छेद 20 में ऐसा है क्या, तो अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं हो सकेगा। इसके अलावा 1978 में 40वां संविधान संशोधन हुआ। इस अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 359 में संशोधन किया गया और 2021 को इस प्रावधान के तहत जोड़ा गया। ठीक है, बाकी अनुच्छेद जो 19 है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जैसे ही सरकार आपातकाल लागू करता है तो अनुच्छेद 19 भी समाप्त, 16 भी समाप्त, 17 भी समाप्त, सिर्फ 20 और 21 बचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया सरधना पशु मेला किस राज्य में लगता है। सरधना पशु मेला की बात करते हैं तो यह आपका उत्तर प्रदेश में लगता है। उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है यह मेला। मेरठ जिले के सरधना कस्बे में लगता है। यह मेला पशुपालकों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जहां विभिन्न प्रकार के पशुओं की खरीद फरोख्त की जाती है। ये जो सरधना पशु मेला है ये ईसाइयों का मेला है, पारसियों का मेला है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा भारत में बहुत सारे राज्यों में अलग अलग नामों से अलग अलग मेला लगता है, जैसा कि अपना बिहार में ही आपका सोनपुर मेला लगता है, तो इसको भी याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होता है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, अजमेर के पास, उसको भी याद रखना है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राम देवरा मेला राजस्थान में ही लगता है। मोला पोखरण के पास लगता है राम देवरा गाँव में। वीर तेजाजी मेला राजस्थान में लगता है नागौर जिले में। अमृतसर मेला ये आपका अमृतसर पंजाब में लगता है। इसके अलावा सुजानपुर मेला ये भी याद रखिएगा पंजाब में। खन्ना मेला पंजाब में। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में। नौचांदी मेला को याद रखिएगा, पहले पूछा जा चुका है तो ज़्यादा चांस है कि ये भी इस बार भी पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में लगता है होली के त्योहारों के अवसर पर। देवा शरीफ मेला भी उत्तर प्रदेश में ही लगता है, बाराबंकी जिले में, तो इसको भी याद रखना है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे वो पूछा गया बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। बक्सर का युद्ध की बात करते हैं तो बस से बक्सर और बस से 1764 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि बक्सर का जो युद्ध है आपका 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था।
यह युद्ध अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने अंग्रेजों को बाल नहीं, बंगाल और बिहार का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया था। ये जो युद्ध है हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेजों का सेनापति था और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें आपका सुजाद उदौला और शाह आलम द्वितीय भी शामिल था। इस युद्ध में मीर कासिम की जो संयुक्त सेना थी वो आपका हार गई थी। इसके बाद इलाहाबाद की संधि करना पड़ा था। 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच, जो कि उस समय मुगल बादशाह था, उसके बीच इलाहाबाद की संधि होती है। साथ में शाह आलम द्वितीय को 5 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ता है। और यही बात है। बाकी प्लासी का युद्ध भी एक है जो कि आपका 1757 में लड़ा जाता है, तो उसको भी साथ साथ याद रखना है। बाकी हम लोग युद्धों को हम लोग अभी देखने वाले हैं क्योंकि आज युद्ध से भी 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 43 का जो संबंध है वह है आपका श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी से, तो इसका राइट आंसर होगा। बाकी अनुच्छेद 40 को याद रखना है, ग्राम पंचायतों के संगठन से। अनुच्छेद 41 आपका है काम करने का, शिक्षा का और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार देने से। अनुच्छेद 42 काम और मातृत्व राहत की मानवीय स्थिति के लिए प्रदान करता है। 43 आपका श्रमिकों के लिए वेतन से संबंधित है। 43A उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी से। अनुच्छेद 43B आपका सहकारी समितियों को बढ़ावा देता है। 44 आपका नागरिकों के लिए सम्मान नागरिक संहिता को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो देखिए, पूछा गया कि सरोद वादक अली अकबर खां का संबंध किस घराने से है? अली अकबर खां पहले बात तो सरोद से संबंधित है और ये इनका संबंध मेहर घराना से है, तो इसका राइट आंसर मेहर होगा। 1967 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड, 1989 में आपका पद्म विभूषण अवार्ड और 1991 में मैक आर्थर फेलोशिप अवार्ड मिला है। वो तथा कथित प्रतिमा अनुदान प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तरंग संचार पोर्टल से संबंधित आया था, जिसका राइट आंसर ही तरंग संचार था। बाकी तरंग संचार क्या है तो उसको देखिए। तरंग संचार पोर्टल एक वेब पोर्टल है जो मोबाइल टावरों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स EMF सिग्नलों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। दूरसंचार विभाग ने उद्योग के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी PP मॉडल पर तरंग संचार पोर्टल विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इतिहास से जुड़ी पुरानी चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इतिहास से जुड़ी जो पुरानी चीज़ें हैं अगर आप उसका अध्ययन करते हैं तो आप पुरातत्व शास्त्र कहलाते हैं, यानी कि आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन और विश्लेषण करके मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने और उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया खतौली का युद्ध कब लड़ा गया या किसके बीच लड़ा गया? तो खतौली का युद्ध की बात करते हैं इब्राहिम लोदी और महाराणा प्रताप संगा के बीच लड़ा गया था। 1517 में यह युद्ध होता है। उस समय दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी था, उसको हराया गया था, उसको कैद कर लिया गया था। फिरौती वसूलने के बाद उसे रिहा कर दिया गया था। इब्राहिम लोदी की बात करते हैं तो लोदी वंश का शासक था। 1517 में शासक बनता है, 1526 तक रहता है, जब तक बाबर इस पर आक्रमण नहीं करता है। पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं लड़ता है। बाबर से जब यह हार जाता है, हारने के बाद मर नहीं जाता है। इसके अलावा मुगल समाज का स्थापना तब तक नहीं हो जाता है, तब तक ये शासक रहता है। कहें तो लोदी वंश का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम था। सिकंदर लोदी का यह पुत्र था। सिकंदर लोदी वही जो आगरा शहर का स्थापना इसने किया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है दूसरी पंचवर्षीय योजना में उर्वरक का उपयोग पर क्या असर पड़ा था? ठीक है, घट गया था, बढ़ गया था, स्टेबल रहा था या कुछ ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, इसका राइट आंसर उपयोग बढ़ गया था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 61 तक PC महल नोविस मॉडल पर आधारित था, के दौरान कृषि क्षेत्र में उर्वरक का उपयोग बढ़ गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकीकरण था, लेकिन कृषि में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे। उच्च उपज वाली किस्मों के साथ रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कब कब हुआ? तो पहला तो आयोजन 1951 में हुआ, दूसरा आपका 1982 में हुआ। 1951 में जब आपका एशियाई खेल का स्थापना हुआ था तो अपना देश भारत में ही हुआ था, यह आपका भारत का सौभाग्य है। ठीक है, तो 51 में आपका हुआ, फिर आपका 1982 में हुआ। अब तक 17 एशियाई खेल का आयोजन हो चुका है, 18 हो चुका है। इसके अलावा एशियाई खेल को एशियाड के नाम से जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है, प्रत्येक 4 साल के अंदर पर किया जाता है। अभी लास्ट बार 2022 में किया गया था चीन के हांगजाऊ शहर में, बाकी 26 में किया जाना है जापान में। अगला है अंकुर योजना का संबंध किस राज्य से है? तो अंकुर योजना आपका मध्य प्रदेश संबंधित है। इसे मध्य प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान सरकार के द्वारा अंकुर नाम की योजना को शुरू किया गया था, जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाता है। इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राण वायु पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया चौसा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच कब लड़ा गया था? तो 1539 में लड़ा गया था। बाकी शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, आप लोग आइए घूमिए और जाइए। बाकी
इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई, जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने लोधी ने के बीच हरा दिया था लोधी को। खानवा 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को, राणा सांगा का एक सहयोगी था, उसको हराया। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने महमूद लोधी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। कन्नौज का लड़ाई 1540 में, जिसे बेलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं, शेरशाह सूरी ने दूसरी बार हुमायूं को हराया। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर ने हेमू को हराया भाई। अगला है कि न्यूलैंड के अस्तक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम की समान गुण है? तो राइट आंसर लिथियम होगा। हालांकि लिथियम के समान गुण पूछा गया था तो सोडियम उसका राइट आंसर होगा। 1866 में जब एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों का बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से शुरू किया और थोरियम पर समाप्त हुआ, जो 56वां तत्व था। उन्हें पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व भले के समान गुण होते हैं। उन्होंने इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले सप्तक से की, इसलिए उन्हें अष्टक का नियम कहा। बाकी न्यूलैंड के अष्टक के अनुसार लिथियम और सोडियम के गुण समान पाए गए भाई। अगला क्लोरोप्लास्ट का आपसे फिगर पूछा गया था, तो फिगर दोस्तों आपका क्लोरोप्लास्ट का यही है, आप लोग देख लीजिए, यही आपको चुनना था। बाकी क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट परिभाषा के अनुसार क्लोरोप्लास्ट पौधों की कोशिकाओं का एक अंग है जो उन्हें ऊर्जा उत्पन्न करने की अनुमति देता है। अंग कोशिका के भीतर एक झिल्ली से बंधी संरचना है जिसका एक विशिष्ट कार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति एक कोशिका होता है तो उसके अंग होते हैं। कोशिकाएं ऊर्जा एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का गुण है जिसका उपयोग कोशिकाएं ऊर्जा के लिए करती है। क्लोरोप्लास्ट इनका उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला है भक्ति कुलकर्णी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका शतरंज होगा। भक्ति कुलकर्णी का संबंध शतरंज के खेल से है और ये आपका दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली गोवा की पहली महिला भी थी, तो इसको भी याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया एरुतुकल्ली, ठीक है, नृत्य केरल का कौन सा जनजाति के द्वारा किया जाता है? बहुत ही मुश्किल प्रश्न था और बहुत ही मेहनत से ये प्रश्न हमें मिला है। ठीक है, क्योंकि जो लोग केरल से होंगे उन लोगों को भी ये नृत्य के बारे में नहीं पता होगा कि कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो एरुतकल्ली जो नृत्य है वो आपका मबिलियार जनजाति के द्वारा। ठीक है, हम सही हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यही आपका ऑप्शन था, यही आपका नृत्य था। ठीक है, तो एरुतकल्ली नृत्य केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में मबिलियार जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये एक पारंपरिक लोक कला है जो मुख्य रूप से कृषि समृद्धि के प्रार्थना के रूप में किया जाता है। अगला है कि दाहिना हाथ का नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? तो अंगूठा जो है आपका विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। दक्षिण हस्त अंगूठ नियम में अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को तथा मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अगला है दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य, तो टिकाऊ दृष्टिकोण के साथ कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। साथ में मुख्य फोकस सतत कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर था। इसका उद्देश्य कृषि को अधिक पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बनाना, उत्पादन में वृद्धि करना, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान विकास पर जोर दिया गया था। साथ में समग्र कृषि होलिस्टिक एग्रीकल्चर पर भी ध्यान दिया गया, जिसमें जैविक खेती, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक का भी उपयोग किया गया। बाकी हरित क्रांति के विषय में और भी सारे फैक्ट्स यहाँ पर लिखे जा चुके हैं जो मुझे नहीं लगता कि आपके काम के हैं। बाकी आप लोग चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी विभिन्न महत्वपूर्ण क्रांति की बात करते हैं तो श्वेत क्रांति दुग्ध से, नीली क्रांति मछली से, भूरी उर्वरक से, रजत अंडा से, पीली तिलहन से, काली बायोडीजल से, लाल टमाटर से, गुलाबी झींगा से, स्वर्ण फल से, अमृत नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूजे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो भूजे हुए चूने का हम लोग रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भूजा हुआ चूना भी कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। ठीक है, जब बिना भूजे हुए चूने को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यह भूजा हुआ चूना उत्पादित होता है। आप लोग देख भी सकते हैं CaO+H2 को अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो CaOH2 हमें मिलता है। ठीक है, इसका उपयोग इमारतों में गारा प्लास्टर और सीमेंट के लिए किया जाता है। यह पीने योग्य जल के पीएच को बढ़ाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण रसायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि NHRC में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं होते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया था आपका। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज दिया गया था, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज दिया गया था, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिया गया था, एक आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिया गया था। इसका राइट आंसर था आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है NHRC का सदस्य आपका नहीं होता है। सदस्य कौन कौन होता है? तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होते हैं और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बड़े बांध हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बड़े बांध महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश और गुजरात का नंबर आता है। महाराष्ट्र में आपका 1845, मध्य प्रदेश में 905 और गुजरात में 666 बड़े बांध हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है?
तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला की बात करते हैं तो ये आपके थाने जिला, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, यानी कि महाराष्ट्र का थाने जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा दिबांग घाटी, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा पुडुचेरी की माही जिले की बात करते हैं तो 1000 पुरुष पर 1176 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात है, यानी कि भारत का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला आपका माहे जिला है। दमन जिला की बात करते हैं तो सबसे कम लिंगानुपात है, 1000 पुरुष पर मात्र 533 महिलाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली में बात करते हैं तो 37,346 प्रति व्यक्ति और किलोमीटर के आंकड़े के साथ सबसे अधिक घनत्व है, ठीक है। इसके अलावा दिबांग घाटी में एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व सबसे कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खदान उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सप्तम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। सतवां जो पंचवर्षीय योजना है कब से कब तक चला, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और रोजगार सृजन करने के क्षेत्रों में विकास करना था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो नेतृत्व है आपका कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी के साथ किया। इस योजना ने प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए उद्योगों को उत्पादकता स्तर पर सुधार पर जोर दिया। इसके अलावा 7वीं योजना बड़े पैमाने पर समाजवाद और ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रयासरत थी। लक्ष्य वृद्धि दर की बात करते हैं तो 5.0 रखा गया। वास्तविक जो विकास दर हासिल हुआ था वो आपका 6.01% हुआ। प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर की बात करेंगे तो 3.7% था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करते हैं तो यामिनी जो कृष्णमूर्ति हैं उनका जो संबंध है वो दोस्तों आपका है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। भरतनाट्यम की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का आपका शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य तो है ही। इसके अलावा आपका अगर पूछा जाता है कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये भी दोस्तों आपका भरतनाट्यम ही होता है, जिससे संबंधित आपके यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं, ठीक है। इसके अलावा भरतनाट्यम नृत्य की जो उत्पत्ति है आपका, इसका श्रेय है तमिलनाडु में मंदिर नर्तक या देवदासियों को एकल नृत्य से लिया जा सकता है। इसके अलावा भरतनाट्यम को दशीरट्टम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सादीरट्टम के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि अलकनंदा और भागीरथी जो नदी है वो आपका कहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये जो दो नदियाँ हैं वो दोस्तों आपका देवप्रयाग में जाकर मिलता है। देवप्रयाग पंचप्रयाग की सूची में एक है। अलकनंदा और भागीरथी की पवित्र धाराएं यहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद नदी को गंगा कहा जाता है। देवप्रयाग के प्रमुख स्थलों में एक रघुनाथ जी का पवित्र मंदिर भी वहाँ पड़ता है। इसके अलावा प्रयाग की बात करते हैं तो प्रयाग शब्द को अक्सर 2 या अधिक नदियों के संगम के रूप में जाना जाता है। नदी के अवरोही क्रम के अनुसार विष्णु प्रयाग, नंदा प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग नाम के 5 प्रयाग है, ठीक है। पंच प्रयाग में विष्णु प्रयाग पहला है, जहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा नदियों का पवित्र संगम होता है, ठीक है। विष्णु प्रयाग एक बीजो शहर है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग की बात करते हैं तो अलकनंदा और धौली गंगा यहाँ पर आकर मिलता है। इसके अलावा विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी को विष्णु गंगा के रूप में जाना जाता है। धौली गंगा नदी के साथ बहती है जो कि नीति घाटी से बहती है। नंद प्रयाग की बात करते हैं तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का पवित्र संगम स्थल आपका नंदा प्रयाग है। इसके अलावा कर्ण प्रयाग की बात करते हैं तो यहाँ पर अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम है। इसके अलावा रुद्र प्रयाग की बात करते हैं तो जो रुद्र प्रयाग है ये आपका अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का पवित्र संगम है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग मैप के माध्यम से भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। ये दोस्तों आपका यहाँ पर देव प्रयाग है, ठीक है। देव प्रयाग में आपका यहाँ से गंगोत्री से एक नदी आ रहा है जिसे कि हम लोग भागीरथी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये दोस्तों आपका जो नदी आ रहा है ये दोस्तों आपका अलकनंदा है जो कि आपको यहाँ पर मिलता है। और इसके बाद ये नदी है आपका गंगा के नाम से जाने लगता है, ठीक है। तो ये पूछा गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी ख्याल घराने के लिए लोकप्रिय थे, डैश घराने से संबंधित है, ठीक है। हालांकि आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न का अवार्ड है जो कि किस वर्ष दिया गया था, जिसका राइट आंसर आपका 2008 था, ठीक है। इनका संबंध है आपका किराना घराना से। 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी ख्याल घराने के एक लोकप्रिय थे और किराना घराने से संबंधित थे। पंडित भीमसेन जोशी गुरुराज जोशी जिसे अक्सर उनकी सम्मानित उपाधि पंडित के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली के सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक हैं।
भक्ति संगीत के उनके लोकप्रिय संस्करण और गायन की उनकी ख्याल शैली के लिए भजन और अभंग दोनों ही उन्हें प्रसिद्ध बनाते हैं। एक प्रसिद्ध कलाकार जोशी ने 1964 और 82 के बीच अफगानिस्तान, इटली, फ्रांस, कनाडा, संयुक्त अमेरिका की यात्रा भी की थी। वे भारत के ऐसे पहले संगीतकार थे जिनके संगीत कार्यक्रमों का प्रचार न्यूयॉर्क शहर में पोस्टरों के माध्यम से किया गया। अपनी शिक्षक सवाई गंधर्व के सम्मान में जोशी ने वार्षिक सवाई गंधर्व संगीत समारोह की स्थापना की और महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कनक राजू के विषय में कि कनक राजू को आपका जो पद्मश्री जो पुरस्कार है वो आपका कब दिया गया था। तो ये आपका 2021 में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। किस नृत्य शैली में योगदान के लिए दिया गया, तो इसका राइट आंसर था गुसादी नृत्य शैली के लिए। ठीक है, तो भारतीय गुसादी नर्तकी कनक राजू प्रस्तुति देती हैं। कला में उनके योगदान के लिए 2001 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड इन्हें दिया गया था। पिछले वर्ष पद्मश्री प्राप्त करने वाली आदिवासी लोक संगीत गुसादी कनक राजू को नई नौकरी मिली है। तो ये सब आपका है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है। तो राज्य की बात करते हैं तो राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा है जो कि फहराया जाता है आपका राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, गणतंत्र दिवस जैसा कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा 26 जनवरी को हमारा जो संविधान है पूरे भारत में लागू हुआ था 1950 में। उसी दिन से हम लोग 26 जनवरी जो कि मनाते हैं। जबकि राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं तो दिल्ली में कर्तव्य पथ पर झंडा फहराया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वहीं पे बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस का, तो स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो स्वतंत्रता दिवस आपका 15 अगस्त को मनाया जाता है। उस दिन राज्य में जो झंडा फहराया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा लाल किला पर भी झंडा फहराया जाता है जो कि वह प्रधानमंत्री जी के द्वारा फहराया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हुआ है कि राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। इसी प्रकार से 4 आपके ऑप्शन दिए गए थे, विधानसभा, विधान परिषद, संसद और संयुक्त विधानसभा, जिसका जो राइट आंसर होगा वो आपका विधान परिषद हो जाएगा। ठीक है, जैसा केंद्र में संसद का दो भाग है, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम जानते हैं, लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम जानते हैं। उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल में भी आपका 2 सदन होता है। हालांकि मात्र 6 ही ऐसा राज्य जहां पर आपका 2 सदन है, यानी कि विधान परिषद है और विधानसभा है। तो विधान परिषद को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं, जबकि विधानसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा राज्य के ऊपरी सदन में राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक और किसी भी स्थिति में 40 सदस्यों से कम नहीं हो सकता है सदस्य की संख्या। जम्मू कश्मीर में ताकत केवल 36 है। परिषद की संरचना की प्रणाली संविधान में अंतिम नहीं है, अंतिम प्राधिकारी संघ की संसद को दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि स्वास्थ्य बीमा योजना है जो कि कब शुरू किया गया था। तो स्वास्थ्य जो बीमा योजना है, हालांकि कंफर्म नहीं हो पाया है कि किस ईयर का आपसे पूछा था। एक आपका शायद LIC के द्वारा पूछा गया था कि LIC के द्वारा आपका जो स्वास्थ्य बीमा जो योजना है वह कब शुरू किया गया था। अगर LIC के द्वारा पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर आपका 2008 होने वाला है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया होगा कि आयुष्मान भारत योजना, जो कि जिसे जन आरोग्य योजना के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका शुरुआत कब हुआ था। तो इसका शुरुआत आपका 23 सितंबर 2018 को हुआ था। ये योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सितार के उस्ताद यानी कि सितार माइस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है। हालांकि क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से सितार वादक हैं, आपका ऑप्शन में पंडित रविशंकर का नाम दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर था। पंडित रविशंकर को भारत में सितार के उस्ताद, सितार माइस्ट्रो के रूप में जानते हैं। ये आपके संगीतकार थे, प्रसिद्ध संगीतकार हैं, जिनका जन्म 1920 में होता है वाराणसी में और 2012 में उनका निधन हो जाता है। इसके अलावा पंडित रविशंकर को पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता था और 1960 के दशक के साइक्लेडेलिक भ्रमित करने वाला रॉक संगीत पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का भाग 4A डैश से संबंधित है। तो भाग 4A आपका संबंधित मौलिक कर्तव्य से, लेकिन पूछा गया था कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो अमेंडमेंट हुआ था आपका 1976 का, जो कि आपका 42वां संविधान संशोधन था। उसी के माध्यम से संविधान में भाग 4A को जोड़ा गया था और भाग 4A के तहत क्या जोड़ा गया था, तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 में, और एक जो मौलिक कर्तव्य है वो आपको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। ठीक है, और अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 51 भी साथ साथ जोड़ा गया था। इसके अलावा 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो उन 11 मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं। तो पहला है संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा है कि देश की रक्षा करें, बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। पांचवा है कि आम भाईचारे की भावना रखें। अगला है मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करें। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, वैज्ञानिक सोच विकसित करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे को स्कूल भेजे। ठीक है, यही जो मौलिक कर्तव्य आपको बाद में जोड़ा गया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि भारत की राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत ये आपका है कि भारत का जो राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है DPSB वो कौन से भाग में है। तो आपका भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात करते हैं तो 36 से
51 तक अनुच्छेद में है। भाग 3 की बात करते हैं तो आपका मौलिक अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 12 से 35, इसमें आपका समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, शोषण के खिलाफ अधिकार 22-23 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार 29-30 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, इसके अलावा भाग 5 की बात करते हैं तो संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात करता है, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अगला जो है कि पश्चिमी दिशा में कौन सी नदी बहती है? 4 2-2 करके 4 आपके 8 नदी के नाम दिए गए थे 2-2 के स्वरूप में। तो माही और साबरमती नदी जो कि आपका भारत में पश्चिम की ओर बहता है। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती के अलावा लूनी है, घाघर है, माही है, साबरमती भी है। ये नदियां स्थानीय स्तर पर लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाता है। अरब सागर में गिरने वाली नदी की बात करते हैं तो नर्मदा नदी है, निकलता है मध्य प्रदेश से 1310 किलोमीटर की लंबाई है। ताप्ती नदी है, माही नदी है, साबरमती है, लूनी है, तवा है और आपका शरावती नदी है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? ठीक है, तो सॉरी आपसे पूछा गया था ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका गीता फोगाट था। ठीक है, गीता फोगाट की बात करते हैं तो प्रसिद्ध भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान है। उनका जन्म की बात करते हैं तो 15 दिसंबर 1988 को हरियाणा के भिवानी जिले के बलाली गांव में हुआ था। गीता फोगाट ने 2010 के जो राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था और ऐसा करने वाली वो भारतीय पहलवान बनी थी पहली। इसके अलावा गीता फोगाट ने 2012 में जो ओलंपिक हुआ था लंदन में, वहां पर क्वालिफाई किया था और ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भी पहली भारतीय महिला जो बनी थी। उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी है दंगल, ठीक है, जिसमें आमिर खान ने उनके पिता और कोच महावीर सिंह फोगाट का किरदार जो कि निभाया है। अगला जो है कि संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के मुख्य नेता की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर सिद्धू और कान्हू। आपका राइट आंसर होगा सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, दोनों भाई थे। 1885 में जब ये संथाल विद्रोह शुरू हुआ था तो उसके प्रमुख नेता यही थे। इसके अलावा संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और भ्रष्ट जमींदारी व्यवस्था दोनों के खिलाफ पूर्वी भारत में वर्तमान झारखंड और बंगाल, पुरुलिया और बांकुरा में आयोजित किया गया था। इसके अलावा संथाल झारखंड राज्य में केंद्रित एक आदिवासी समूह है। यह भारत में हुआ पहला किसान विद्रोह था। विद्रोह को 1793 के अस्थायी भूमि बंदोबस्त की शुरुआत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि स्थायी भूमि बंदोबस्त का शुरुआत कब हुआ था? 1743 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उससे पहले हम लोग देखें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए कुछ प्रमुख जनजातीय विद्रोह के बारे में। तो पहला तो संथाल है जो कि 1855 से 56 में होता है, सिंधु कान्हू इसके नेता होते हैं। अगला है बिरसा मुंडा जो कि एक आपका बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व किया था। एक आपका चुआर विद्रोह जो कि 1766 से 72 तक में होता है, जगन्नाथ सिंह इसके प्रमुख नेता थे। अगला है आपका तिलक मांझी का विद्रोह, ठीक है, ये आपका पहाड़ी जनजाति के नेता भागलपुर क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया। कोल विद्रोह जो कि 1831-32 में होता है, बुद्धू भगत इसके नेता थे। खोन विद्रोह 1833-56 में होता है, ठीक है, चक बिशोई इसके नेता हैं। भील विद्रोह की बात करते हैं तो गोविंद गुरु 1825 से 31 में ही होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है? तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका मध्य मंडल होगा। मध्य मंडल इन सब विकल्पों में पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, ठीक है, और पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परतों में वायुमंडल सबसे बाहरी परत है, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में वायुमंडल नहीं होगा तो इसका राइट आंसर मध्य मंडल होगा। अगर मध्य मंडल होगा तो मध्य मंडल इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है, सीधे समता मंडल के ऊपर और सीधे भामंडल के नीचे। इसके अलावा मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है? कम हो जाता है। यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं, पहला आपका ट्रोपोस्फीयर, फिर आपका स्ट्रेटोस्फीयर, फिर आपका मेसो, फिर आपका थर्मो, फिर आपका एक्सोस्फीयर, ठीक है। इसके अलावा बढ़ता मंडल पृथ्वी के ऊपरी मेंटल का आर्थिक चिपचिपा यांत्रिक रूप से कमजोर और नमनीय क्षेत्र है। इसके अलावा अष्टम मंडल पृथ्वी का चट्टानी बाहरी भाग है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक है। अगला है कि मनी सप्लाई इज ए डैश कॉन्सेप्ट। ऑप्शन था स्टॉक था, फ्लो है, या बोथ ए एंड बी है, या नीदर ए बी है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा स्टॉक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। मुद्रा आपूर्ति को किसी विशेष समय पर जनता के बीच प्रचलन में मौजूद मुद्रा के स्टॉक के अनुसार मापा जाता है, इसलिए मुद्रा आपूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 5 ईयर जो प्लान है वो आपका किस वेस्ट पर था, किसके वेस्ट पर था? राइट आंसर किस मॉडल पर था? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल इसका राइट आंसर है। तो 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द हेरोल्ड डोमर मॉडल। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो 1951 से लेकर 1956 तक चला था। किसकी लीडरशिप में? तो जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में चला था। इसके अलावा इस पर जो फोकस किया गया था मुख्य रूप से वो एग्रीकल्चर पर किया गया था। इसके अलावा इसका जो टारगेटिंग ग्रोथ रेट जो रखा गया था वो आपका 3.6 हुआ था, लेकिन टारगेट रखा गया था 2.1% का, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की वजह से आपका उड़ जाता है तो उसमें कौन सा रिएक्शन होता है? जिसका राइट आंसर था आपका रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा पूछा गया कि 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन में आपका केशव प्रसाद मौर्य दिया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा। साथ में उत्तर प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं और आपके ब्रजेश पाठक भी हैं। हम लोग देखते हैं 2023 की स्थिति के अनुसार भारत के सभी राज्यों के उप मुख्यमंत्री की सूची के बारे में। 2023 इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में 2023 का ही पूछा जा रहा है, 2024 का नहीं पूछा जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश में आपका अल्ला नानी, अमजद बादशाह शेख बेपरी, के नारायण स्वामी, पिल्ली सुभाष चंद्र बोस,
पुष्प श्रीवाणी पामुला, ये सभी आपका आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश में चोमना मैन है, बिहार में तेजस्वी यादव थे 2023 में, अब नहीं है। गोवा में अतानासिया मानसरोवर है, गुजरात में नितिन पटेल है, इसके अलावा हरियाणा में दुष्यंत चौटाला है, झारखंड में कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है, कर्नाटक में डीके श्रीकुमार है, केरल का कोई भी नहीं है, महाराष्ट्र में आपके देवेंद्र फडणवीस हैं, इसके अलावा मणिपुर में युमनाम जयकार कुमार सिंह है, मेघालय में प्रिस्टन तिनसोंग है, मिजोरम में ताउलुंग है, नागालैंड में यान थुंगो पैटर्न है, ओडिशा में भी कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है, पंजाब में भी कोई नहीं है, राजस्थान में भी कोई नहीं है, सिक्किम में भी नहीं है, तमिलनाडु में भी नहीं है, तेलंगाना में भी नहीं है, त्रिपुरा में जिष्णु देवर्मा है, उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक हैं, उत्तराखंड में भी नहीं है, और पश्चिम बंगाल में भी कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कजरी जो नृत्य है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है। तो कजरी नृत्य की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। विशेष रूप से बात करते हैं तो मिर्जापुर उसके आसपास से नृत्य गीत वर्षा ऋतु में विशेषकर सावन के महीने में गाया और किया जाता है। बनारस हो गया, बलिया हो गया, चंदौली हो गया, गाजीपुर हो गया, जौनपुर हो गया, इन जिलों में भी कजरी का प्रचलन है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, कौन से क्षेत्र का नाम या कौन से ज़िले का नाम दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यदि आप बाबर के मकबरे पर किसी को लिखते देखते हैं तो वो कौन सा मौलिक कर्तव्य का हनन हो रहा है। ठीक है, तो इसका ये आपका मौलिक कर्तव्य 51A का सब क्लोज जो एफ है उसका आपका हनन होता है। यदि कोई बाबर के मकबरे पर लिखता है या उसे नुकसान पहुंचाता है तो वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A सब क्लोज एफ के तहत उल्लिखित मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन कर रहा है। ये कर्तव्य प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा करता है कि वो हमारी समृद्ध विरासत की गौरवशाली परंपराओं की रक्षा करे और उनका संवर्धन करे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के विषय में आप लोग को पहले भी बताएं कि अनुच्छेद 51A में आपका टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है जो कि ए से लेकर के तक का है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आपका 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसके अलावा ये किस देश के संविधान से लिया गया है तो ये आपका यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है जो कि अब आपका रूस बन गया है। भाग की बात करते हैं तो भाग 4A में आपका इसका उल्लेख किया गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, तो इसका राइट आंसर आपका 8 होने वाला है, तो इसको भी आपको याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो पेन है आपका भुला गया है, इस कारण थोड़ा सा दिक्कत है जो कि हो रहा है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करते हैं तो ये आपका पाल वंश का एक राजा था, धर्मपाल, उसके द्वारा है जो कि किया जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है तो भागलपुर में, जो कि बिहार में है। और इसके अलावा नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में 8वीं शताब्दी की अवधि के दौरान स्थापित किया गया था। एक आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाता है, एक आपका नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था तो यह इसका निर्माण सम्राट कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में किया था। यह महायान बौद्ध धर्म के शिक्षण का प्रमुख केंद्र है। 12वीं शताब्दी के अंत में आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने मठ को ध्वस्त कर दिया, वृक्षों को मार डाला और मूल्यवान पुस्तकालय को जला दिया था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। इसके अलावा और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसने किया था, तो पुनर्जीवित भी आपका धर्मपाल ही किया था। ठीक है, धर्मपाल किसका, तो पाल वंश का ये शासक था। पाल वंश जो है जो कि आपका मुख्यतः बंगाल, उड़ीसा, बिहार में ही प्रचलित था। और इसका स्थापना भी पूछा जाता है तो इसका स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि राजीव गांधी खेल रत्न का जो नाम है वो आपका कब बदला गया था। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न का जो नाम है आपका 6 अगस्त 2021 को बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है जो कि कर दिया गया था। ठीक है, तो 2021 इसका राइट आंसर होगा। ये जो निर्णय है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया था, और ताकि महान जो खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद के सम्मान में पुरस्कार नामित किया जा सके। मेजर जो ध्यानचंद्र है, ठीक है, इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो ये आपका मेजर ध्यानचंद्र को ही किया जाता है हॉकी का जादूगर। और इन्हीं के जन्मदिवस के सम्मान में हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। राष्ट्रीय जो खेल दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करते हैं तो यह आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, तो 29 अगस्त को भी आप याद रखिएगा मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी क्या बजाती हैं या इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, तो अन्नपूर्णा देवी की बात करते हैं तो इनका संबंध है आपका सुरबहार से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सुरबहार होगा। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार वादन में उस्ताद हैं और थीं। वह पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। साथ में रुद्रबीना कैसी आपकी वाद्य यंत्र है उसको भी याद रखना है। साथ में सारंगी कैसा वाद्य यंत्र है, इसके अलावा वीणा आप कैसा वाद्य यंत्र है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो प्रथम जो आपका ये है
क्या है, महिला विश्व कप, उसका जो मेज़बानी है वो दोस्तों आपका इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो दोस्तों आपका क्या होने वाला है, इंग्लैंड होने वाला है। अब आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि प्रथम महिला विश्व कप जो है वो आपका उसका मेज़बानी किस वर्ष किया गया था, तो इसका मेज़बानी आपका 1973 में किया गया था। फिर आपका प्रश्न आ सकता है कि प्रथम महिला विश्व कप का विजेता कौन सा टीम बना था, तो प्रथम महिला जो विश्व कप विजेता था उसका जो विजेता है आपका इंग्लैंड बना था और जो रनअप है वो आपका ऑस्ट्रेलिया बना था। ये जो टूर्नामेंट है राउंड रॉबिन प्रारूप में खेला गया था, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जमैका ये चारों के द्वारा ही सिर्फ खेला गया था। इसके अलावा आपसे प्रश्न बन सकता है या बनेगा ही कि प्रथम जो क्रिकेट विश्व कप है पुरुषों का वह आपका किस वर्ष खेला गया, तो आपका जो है प्रथम जो है क्रिकेट विश्व कप 1975 में है जो कि खेला गया था। 1975 में जब ये आपका खेला गया था वनडे वर्ल्ड कप, उस समय जो प्रति ओवर जो मैच होता था वो आपका 60 ओवर का होता था। ठीक है, अब तो आपका कितना ओवर का होता है, अब आपका 50 ओवर का होता है, उस समय आपका 7 ओवर का है जो कि हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा अब जो होता है 50 ओवर का होता है और ये भी जो मैच है आपका इंग्लैंड में ही खेला गया था। भारत ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप कब जीता, तो भारत ने वनडे वर्ल्ड कप जीता था आपका 1983 में, इसको भी याद रखना है। किसकी कप्तानी में, तो ये जीता था आपका कपिल देव। ठीक है, कपिल देव जी की कप्तानी में। इसके अलावा फिर से भारत वनडे वर्ल्ड कप जीता था 2011 में, किसकी कप्तानी में, तो ये जीता था आपका महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। ठीक है, अब तक जो भारत है 2 बार ही वर्ल्ड कप है जो कि जीत पाया है, 2 बार ही आपका वर्ल्ड कप है जो कि जीत पाया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। वनडे वर्ल्ड कप, बाकी T20 वर्ल्ड कप भी भारत जीता है, लेकिन वो वहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपका आता नहीं। अभी वनडे वर्ल्ड कप अभी हाल ही में 2023 में या 24 में खेला गया था, उसमें भी आपका भारत ही विजेता बना था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को याद करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा भारतीय जो राज्य है मांडो लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है, तो मांडो लोक संगीत की बात करते हैं तो गोवा आपका इसका राइट आंसर होगा। मांडो जो है एक आपका संगीत नृत्य है और जो 19वीं शताब्दी के दौरान गोवा कैथोलिकों के द्वारा विकसित किया गया। यह भारतीय पश्चिमी परंपराओं में मिलन बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा गोवा का अन्य भी नृत्य है, जैसे हो गया तलगरी हो गया, इसके अलावा आपका गौफ हो गया, इसके अलावा तोन्य हो गया, इसके अलावा आपका मेल हो गया, तोन्या मेल हो गया, मांडो हो गया, कुंभी नृत्य हो गया। ठीक है, इसके अलावा और बात करते हैं तो आपका शुबड़ी हो गया, दशरवादन हो गया, वीर भर्द हो गया, हन पैठ हुआ, गौड़ा झागर हुआ, इसके अलावा राम मले हो गया, फुगरी को जरूर याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में प्रश्न जो कि आता है। घोड़े मोदनी को भी याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। दीपक नृत्य हो गया, इसके अलावा मुसल नृत्य, मोरुलेम, मांडप, धंगई नृत्य भी आपका गोवा का ही कुछ लोक नृत्य है जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय कौन है। ठीक है, तो निम्न में सबसे अम्लीय आपका CH3OH है। हम ये नहीं कहते हैं कि आपका यही ऑप्शन आया होगा, ऑप्शन हो सकता है किस कोई और दिया गया हो। ठीक है, लेकिन आया था कि सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या पूछा गया था। ठीक है, तो हम उसको सही करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि आत्मीय सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आत्मीय सभा का जो स्थापना है वो किया गया था 1814 में। किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका किया गया था राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। 1814 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा कहें तो दोस्तों का समाज, ठीक है, इसका मतलब होता है उसकी स्थापना किया गया। इसका उद्देश्य वेदांत के एक ईश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करना, जातिगत रूढ़ियों के खिलाफ अभियान चलाना था। ठीक है, अब आपके एग्जाम में जो प्रश्न आपका आता है कहाँ से आता है उसको भी हम लोग देखने का एक बार प्रयास करें। तो आपका आता है ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करते हैं तो ब्रह्म समाज का स्थापना जो है वो आपका किया गया राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। कब किया गया, तो ये किया गया आपका 1828 में। आत्मीय सभा की बात करते हैं तो कहीं आपका 1814 देता है, कहीं आपको 1815 देता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा। आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा कलकत्ता में किया जाता है। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में ही। यंग बंग आंदोलन की स्थापना डिरेजियो के द्वारा 1826 में कलकत्ता में ही। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा 1864 में कलकत्ता में ही। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा 1867 में मुंबई में ही। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई में। अलीगढ़ आंदोलन की बात करते हैं तो सर सैयद अहमद खां 1875 में अलीगढ़ में। थियोसॉफिकल सभा का स्थापना 1875 में होता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा 1897 में बेलूर में। सत्य शोधक समाज की स्थापना होता है ज्योतिबा फुले के द्वारा। ठीक है,
इसके अलावा 1873 में पुणे में बहिष्कृत हितकर्मी सभा डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा, 1924 में मुंबई में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा, 1925 में नागपुर में हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा, 1915 में हरिद्वार में सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी के द्वारा, भारतीय सेवक संघ गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा पंजाब में 1889 में। इसके अलावा देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौती के द्वारा सहारनपुर में 1866 में। इसके अलावा जो है श्री नारायण धर्म परिपालन की स्थापना श्री नारायण गुरु के द्वारा 1903 में आपका होगा, केरल में हुआ था। ठीक है, तो ये पूछा गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 83 से आया था, क्या आया था उससे तो उतना जानकारी नहीं प्राप्त हो पाया है, लेकिन आपका 1983 से ही क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो अनुच्छेद 83 है आपका भारतीय संविधान का, वो संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है। ठीक है, जैसा कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद के द्वारा विधि द्वारा इससे नियमित किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। इसके अलावा लोकसभा यदि पहले विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। 5 वर्ष के उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी अनुच्छेद 83 में दिया गया है। बाकी और अनुच्छेद जो आपका आता है, एक आपका आता है अनुच्छेद 79, एक आपका आता है अनुच्छेद 80, एक अनुच्छेद आपका आता है अनुच्छेद 81। ठीक है, तीनों को याद रखने का सबसे अच्छा जो तरीका है वह है कि इस अनुच्छेद 79 में आपका संसद का उल्लेख किया गया है। संसद आपका कितने सदन से मिलकर बनता है? 2 सदन से। 2 सदन में सबसे बड़ा जो सदन है वो आपका कौन है? राज्यसभा है। ठीक है, तो जो बड़ा है वो आपका पहले आएगा, राज्यसभा है। जो छोटा है वो आपका बाद में आएगा। ठीक है, तो निम्न सदन है आपका लोकसभा। तो अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 80 में आपका लोकसभा का गठन किया गया है। अनुच्छेद 81 में आपका लोकसभा का गठन किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है फ्रेंड्स। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था, आपसे वो पूछा गया है आपका कि फरवरी 2023 में, ठीक है, फरवरी 2023 में आपका झारखंड का जो है आपका राज्यपाल कौन थे? ठीक है, तो फरवरी 2023 की बात करते हैं तो फरवरी 2023 में जो आपके झारखंड के जो राज्यपाल थे वो थे आपके रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस आपके झारखंड के राज्यपाल थे फरवरी 2023 में। इन्होंने आपका 18 फरवरी 2023 को है जो कि पदभार ग्रहण किया था। लेकिन आपको क्या याद रखना है? आपको वर्तमान का याद रखना है कि वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन हैं। तो वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में झारखंड के जो राज्यपाल हैं वह हैं आपके संतोष गंगवार। ठीक है, कौन है? तो ये हैं आपके संतोष गंगवार। संतोष गंगवार की बात करते हैं तो संतोष गंगवार अभी हाल ही में 31 जुलाई को, ठीक है, 31 जुलाई 2024 को है जो कि आपका पदभार है जो कि ग्रहण है जो कि किए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। बाकी और क्वेश्चन क्या पूछा गया था तो वो तो अभी पता नहीं चल पाया है। जैसे ही हमें पता चलेगा उसको पीडीएफ में आपको दे देंगे। जैसा कि पीडीएफ में आपको जो प्रश्न एनालिसिस के दौरान छूट जाते हैं उसको हम देने का प्रयास करते हैं, तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा और